हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट क्लास है हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या OWS शॉर्ट में बोले तो। और जो ये क्लासेज है वो हमारे इस चैनल पे ओमेडू चैनल पे मिल जाएगी आपको। जो भी क्लासेज है वो सारे इस चैनल पे अवेलेबल है ओमेडू। इस चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेज भी पड़ी हुई है। और जो ये क्वेश्चंस है इनकी बुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप जो क्वेश्चंस के जो बुक है वो परचेज कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हो उसका। इसके साथ में हम देखते हैं कि जो क्लास है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो क्लास है वो है OWS की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। ये है इंग्लिश का वोकैब का टॉपिक, इंग्लिश का वोकैब का टॉपिक। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एसएससी की जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें कैसी वोकैब पूछी जा रही है OWS से रिलेटेड, या कुछ जो है इम्पोर्टेंट है वो रिपीटेड होती है या नहीं होती। ये सारी चीज़ें हमें देखना है, इसमें क्वेश्चंस देखना है कि किस पैटर्न की क्वेश्चन पूछे जा रहा है या किस टाइप की क्वेश्चंस पूछ रहा है ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा लेक्चर है वो। और जो मेरा नाम है वो है ओम मीणा, जिस से चैनल का नेम है ओमेडू, ओम एडू, ओमेडू। ये है यूट्यूब चैनल का नेम अपना, जो चैनल है उसका नाम है यूट्यूब का नेम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बिकॉज द, अगर इसको हम वैसे देखें कि OWS क्या होता है, तो OWS होता है कि लॉन्ग मीनिंग का शॉर्ट मीनिंग, या कुछ शब्दों का या एक सेंटेंस का सिंगल शब्द में क्या बोलते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस दे रखा है तो उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सेंटेंस है, इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको सेंटेंस दिया होगा और नीचे चार ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शंस में से देखना होगा कि कौन सा इसका राइट आंसर है, या जो ऊपर जो सेंटेंस में जो बोला गया है या पूछा गया हो वो नीचे उसका आंसर उनमें से कौन सा है। ये जो क्लास है जिसमें मैं इसके पीवाई क्यू एनालिसिस वो उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हूँ, कि जो पीवाई क्यू एनालिसिस है उसके एक्सप्लेनेशन भी, पीवाई क्यू एनालिसिस के एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हूँ साथ में ही, कि वो हमारे को रिवाइज हो जाए। जो वेकअप का जो वोकअप का जो सीधा फंडा वो यही है कि याद होना चाहिए वोकअप, और याद होगी वोकअप रिपीटेशन से। रिपीटेशन कैसे, जैसे जब भी क्लास देखोगे तो उसमें उसके ऑप्शंस होंगे तो वो याद होगी उसको, जब हम आंखों के सामने बार बार आएगा तो अब हम स्टार्ट वो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रखा है हाई फ्लोन एंड प्रेटेंटियस। इसका इन चारों में से मीनिंग क्या होगा, कि बोम्बास्टिक, ऑस्ट्रे, सिमेटाइजिंग,
निमोनिक। इन चारों में से जो हाई फ्लोवन एंड प्रेटेंटियस का मीनिंग क्या होगा? तो हाई फ्लोवन एंड प्रेटेंटियस का मीनिंग क्या होगा इनमें से? तो जो हाई फ्लोवन एंड प्रेटेंटियस का मीनिंग होगा इनमें से बोम्बास्टिक। जो बोम्बास्टिक का मीनिंग नीचे दे रखा है कि बोम्बास्टिक का मीनिंग होगा हाई फ्लोवन एंड प्रेटेंटियस। जो इन नीचे तीन ऑप्शन दे रखा है इनको नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो ये ऑस्ट्रे है इसका मीनिंग होता है सर्व और स्ट्रिक्ट इन मैनर और एटीट्यूड। जो क्लास है इसमें हमारे 25 क्वेश्चंस है और उनके 25 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है। जो इन क्लासेस का मेन एम है वो ये है कि क्लासेज में वो कब याद हो जाए और वो कब के साथ में जो हम ये देख सके कि कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है या कौन सी वो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है या कौन सी है जो लेस इम्पोर्टेंट है। तो जो जिनमें रिपीटेशन जिन वर्ड्स का ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट वो है और जिनका रिपीटेशन कम है वो अनइम्पोर्टेंट है लेस इम्पोर्टेंट वो है। वो उस थोड़ी देयर इज नो साइन ऑफ एनीथिंग इन दिस इमेज। हेलो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये है कि जो हाई फ्लोन एंड प्रिटेंटियस है इसका मीनिंग होता है बॉम्बास्टिक। बाकी जो ऑस्ट्रे का मीनिंग है इसका सेकंड ऑप्शन है उसका मीनिंग होता है सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर और एटीट्यूड। अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति कोई पर्सन स्ट्रिक्ट है अपने एटीट्यूड में तो उसके लिए यूज होता है ऑस्ट्रे। जो सिमेटाइजिंग है उसका मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग समथिंग अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर स्कीम और सिस्टमेटिक प्लान। कि चीज़ों को किस सिस्टमेटिक प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना। जो नेमोनिक्स है वो किसी चीज़ों को याद रखने के लिए उनकी शॉर्ट फॉर्म या एब्रिवेशन के रूप में यूज करना। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसका मीनिंग क्या है या उसमें क्या पूछ रखा है। तो जो क्वेश्चन 2 है उसमें पूछ रखा है तो जो दूसरी कंट्रीज में जो पर्सन्स बरीड हो जाते हैं उनकी जो उसको क्या बोलते हैं। जो पर्सन्स को पीपुल्स वो आर बरीड इन अदर कंट्रीज उनकी जो बरियल्स होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं शेनोटाप्स। जो सेमेंट्री वो होती है कि जहाँ पे डेड बॉडीज को ब्रीड किया जाता है या गाड़ा जाता है। कॉफिन वो होता है जहाँ पे जो क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर जो बॉक्स होता है ना जिसमें डेड बॉडीज को लाया जाता है वो होता है कॉफिन जो कि इसका डी ऑप्शन है। और जो ग्रेव्स वो होती है जो गड्ढे होते हैं ना जहाँ पे कॉफिन्स को दफनाया जाता है वो ग्रेव होती है। तो जो अदर कंट्रीज में जो लोगों की डेथ हो जाती है वहाँ पे ब्रीड होते हैं कुछ लोग या कोई भी। तो उसके जो उसको अगर हम सिंगल वर्ड में बोलेंगे तो वो होता है सेनोटाप्स।
अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि उसमें क्या पूछ रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये पूछ रखा है कि किसी वर्ड को डायरेक्टली सेम तरीके से यूज किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं। कि जो क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, कि जब वर्ड्स को एग्जैक्ट या ओरिजिनली रूप से यूज किया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं वर्बेटिम। एग्जैक्टली द, जो इसमें जो क्वेश्चन है वो जो पूरा है ये पूरा क्वेश्चन ही है, इसमें इसी को एक शब्द में बताना है कि क्या बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं वर्बेटिम। जो प्रिसाइज होता है इसका मेन मतलब होता है शॉर्ट में, अगर किसी चीजों को शॉर्ट में बोला जाए, प्रिसाइज मार्क्ड और बाई एक्सटेंगनेट एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन और डिटेल, कि शॉर्ट फॉर्म में बताना। और नेट का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। और फैक्चुअल का मेन मतलब होता है कि ओ फैक्ट्स के बारे में बात करना, या फैक्ट्स के बारे में, फिर किसी चीज में फैक्चुअल चीज फैक्ट होना। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या पूछ रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये पूछ रखा है कि a room in a hospital used especially for sunbathing or therapeutic exposure to light। ये उसके चार ऑप्शन है, पोडियम, सेनेटोरियम, सोलेरियम, प्लेनेटेरियम। तो इन चारों में से जो सन से रिलेटेड है, सनलाइट से या सन बाथिंग से, तो उसमें जो सोलर से रिलेटेड होगा, सोलर सन से रिलेटेड है, जैसे सोलर सिस्टम है हमारा, तो सन के आधार पे उसका नाम पड़ा है सोलर सिस्टम। तो जो उसका आंसर होगा वो होगा सोलेरियम। इसमें भी जो पूरा सेंटेंस है वो इसी का आंसर है। और एक क्वेश्चन किस में पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया एमटीएस में, कि जो सोलेरियम है वहाँ पे सन बाथिंग दी जाती है थेरेप्यूटिक एक्सपोजर के लिए या थेरेपी के तौर पे। तो जो बाकी के ऑप्शन है वो देखते हैं। तो जो सैनिटेरियम होता है वो होता है जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिनको क्रोनिक गहरी जिनको क्रोनिक इलनेसेस होती है उस जगह को बोलते हैं सैनिटोरियम। और जो पोडियम होता है उसका मीनिंग इसमें दे रखा है कि रेज्ड एरिया ऑन विच ए पर्सन स्टैंड टू स्पीक टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, कि वो काफी लोगों से बात करने के लिए कोई पर्सन एक स्पेशल प्लेस पे खड़ा होता है तो उसको बोलते हैं पोडियम। और जो थर्ड है इसका ऑप्शन प्लेनेटेरियम, उसमें इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि ए बिल्डिंग स्पेशली इक्विप्ड to show images of the stars in the sky and other objects in the space on a curved ceiling। कि प्लेनेटेरियम वह पैलेस है जहाँ पर जो दीवारें हैं वहाँ पर जो अपने स्टार्स वगैरह तारे वगैरह उनकी जो इमेजेस बनी हुई होती है एक्सप्लेन करने के लिए लोगों को, ये स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो उसको बोलते हैं प्लेनेटेरियम। हाँ, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पैलेस वेयर सोल्जर्स लिव, कि जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उस पैलेस को क्या बोलते हैं। तो उस पैलेस को बोलते हैं बैरक। रेजिमेंट तो जो सोल्जर्स की एक यूनिट होती है, जैसे 10 20 50 100 सोल्जर्स की, उसको रेजिमेंट बोलते हैं। या जो एक स्पेशल कैटेगरी के जो सोल्जर्स होते हैं स्पेशल रेजिमेंट के, वो सेम टाइप के, तो उसको बोलते हैं रेजिमेंट। और यूनिट होती है एक स्पेशल टाइप का जो डिपार्टमेंट होता है वो होती है एक यूनिट। और जो ब्रिगेड होता है वो होता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दैट फॉर्म्स ए यूनिट ऑफ एन आर्मी। ये एक बड़ा ग्रुप होता है जो ये आर्मी फॉर्म करता है, वो ब्रिगेड होता है। तो जो जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उस पैलेस को क्या बोलते हैं, उस पैलेस को बोलते हैं बैरक। जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उस पैलेस को बोलते हैं बैरक। जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उस पैलेस को बोलते हैं
बैरेक, BARRACKS, बैरेक्स। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि जो एनालिसिस है किसी पर्सन की हैंड राइटिंग की, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है, पर्सनैलिटी को दिखाती है या निर्धारित करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो होती है कैलीग्राफी। कि जो हैंड रिटन के लिए जो लिखी जाती है चीजें, उनको बोलते हैं कैलीग्राफी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें ये पूछ रखा है कि द एनालिसिस है किसी पर्सन की हैंड राइटिंग की, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। कि किसी की हैंड राइटिंग से उसकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। कि द एनालिसिस ऑफ अ पर्सनस हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और पर्सनैलिटी, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी वो होती है जब हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो राइटिंग करते हैं, हैंड राइटिंग होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, वो होती है कैलीग्राफी। फिलोलॉजी क्या होती है? फिलोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, जिसमें एक तो स्ट्रक्चर्स से डील्स करती है, या स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करती है, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करती है, और लैंग्वेजों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, वो होती है फिलोलॉजी। और न्यूमेस्टिकोलॉजी क्या होती है? जो न्यूमेस्टिकोलॉजी होती है वो होती है स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, उनके बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूमेस्टिकोलॉजी भी क्वेश्चंस में पूछी गई है। एक कैलीग्राफी भी इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चंस में पूछी गई है, कैलीग्राफी एंड न्यूमेस्टोलॉजी। फिलोलॉजी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी लेस इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7, और ये पूछा गया एमटीएस में 2024 में। तो इसमें पूछ रखा है कि द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी दैट स्टडीज मॉन्यूमेंट्स एंड देयर फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? तो मॉन्यूमेंट्स एंड वो माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशंस, कि जो माउंटेन्स के बारे में स्टडी कर, वो ब्रांच जो ज्योग्राफी जो माउंटेन्स के बारे में बताती है वो होती है ओरोग्राफी। कि जो माउंटेन्स की स्टडी और उनकी फॉर्मेशन की स्टडी करती है वो होती है ओरोग्राफी। हाँ, तो गाइस जो क्वेश्चन था हमारा कि द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज मॉन्यूमेंट्स एंड देयर फॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो होती है ओरोग्राफी। कि जो ज्योग्राफी की वो ब्रांच जिसके अंदर माउंटेन्स की स्टडी और माउंटेन्स के फॉर्मेशन की स्टडी होती है वो होता है ओरोग्राफी। जो माइथोग्राफी वो होती है जिसके अंदर मिथ्स की रिप्रेजेंटेशन की जाती है आर्ट्स के अंदर। तो माइथोग्राफी वो होती है जिसमें मिथ्स की वो की जाती है। जो ऑर्थोग्राफी होती है द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स विद द प्रॉपर लेटर्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूजेज। कि जिसमें वर्ड्स को जो लेटर्स का जो यूज होता है वो स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया जाता है। जो पेलियोग्राफी होती है, पेलियो का मीन्स होता है इसमें ओल्ड या एंशियंट। तो जो एंशियंट राइटिंग सिस्टम्स है उनकी जो राइटिंग्स है, उनको सिस्टम्स है, उनको रीड और टेक्स्ट किया जाता है इसमें। जो ग्राफी का जो मीन है वो स्टडी या राइटिंग है। ग्राफी का मतलब है स्टडी इसमें। जो ग्राफी है इसका मतलब है
स्टडी। जहाँ पे भी ग्राफी देखो तो वो स्टडी से रिलेटेड है। जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में जियो यानी अर्थ होता है, और बाकी उससे रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। तो वो क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये कि ए पॉलिसी ए पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ऐसी कोई पॉलिसी जिससे मैं बे लोगों की बेस के और रेस के आधार पर कि उनके का वो रेस क्या है, कौन सी वो वाइट है या ब्लैक है, उनके बेस पे जो भेदभाव किया जाता है या सेपरेट किया जाता है लोगों को, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। तो जो अपार्थाइड वो पॉलिसी होती है जिसमें रेस के बेस पे भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पीपल्स को सेपरेट किया जाता है। जो अपार्थाइड होता है वो पॉलिसी होती है जिसमें सेपरेट द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो लोगों को रेसिस के बेस पे और रेसेस के बेस पे सेपरेट किया जाता है। तो अपोस्टेसी होती है इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो अपोस्टेसी वो होती है जब कोई पर्सन रिलीजियस बिलीव्स को गिव अप करके किसी टेरिटरी या किसी पॉलिटिकल रिलीजन और पार्टी को छोड़ देता है, तो वो होता है अपोस्टेसी। जो अपोस्टल होते हैं वो होते हैं कि जो क्राइस्ट के जो गॉस्पेल्स को प्रीच करने के लिए जो डिसाइपल्स है चूज किए गए थे, वो होते हैं अपोस्टल्स। अपायरी वो होती है जहाँ पे, इसमें जो एरी का मीन्स है, इसका मीन्स होता है होम, जिसमें भी लास्ट में एरी जुड़ा हुआ हो, एरी का मीन्स होता है होम। तो जो अपायरी जो जहाँ पे मधुमक्खीज रखी जाती है, या ए पैलेस वेयर बीज आर केप्ट, तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अपोस्टेसी अपार्थाइड, ये तो क्वेश्चन पूछ रखा है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और बाकी ये, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये कि द टेलर was called to stitch the long loose gown worn by priests and choristers, कि उसको क्या बोलते हैं, जो प्रीस्ट और कोरेस्टर्स जो लॉन्ग गाउन्स पहनते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं कैसॉक्स बोलते हैं उनको। लॉन्ग लूज गाउन्स worn by priest and कोरिएस्टर्स, जो लॉन्ग गाउन्स होते हैं, लॉन्ग लूज गाउन्स होते हैं जो वॉन किए जाते हैं बाय प्रीस्ट्स एंड कोरेस्टर्स, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कैसॉक्स। कैसॉक्स उनको बोलते हैं कैसॉक्स। कैसॉक्स वो होते हैं जिनको लॉन्ग लूज गाउन्स होते हैं जो प्रीस्ट के द्वारा और कोरेस्टर्स के द्वारा वॉन किए जाते हैं। तो कैसॉक्स क्या होता है, फ्रॉक्स क्या होती है, फ्रॉक्स वो होती है एक गाउन और ड्रेस वॉर्न बाय गर्ल्स और वुमेन्स। फ्रॉक्स होती है एक गाउन और ड्रेस वॉर्न बाय गर्ल्स और वुमेन्स। पेटीकोट्स क्या होता है, पेटीकोट्स वो होते हैं ए वुमन लाइट लूज अंडर गारमेंट्स हैंगिंग फ्रॉम द शोल्डर्स और द वेस्ट worn अंडर ए स्कर्ट और ड्रेस। अब जो टेक्डॉस क्या होता है, टेक्सीडॉक्स ब्लैक और वाइट जैकेट होता है worn एट फॉर्मल सोशल इवेंट्स है। टेक्सीडॉक्स क्या होता है, टेक्सीडॉक्स होता है ए ब्लैक और वाइट जैकेट worn एट फॉर्मल सोशल इवेंट्स, जो फॉर्मल सोशल इवेंट्स पे जो वाइट को पहना जाता है, कोट्स वाइट कोट्स पहने जाते हैं और जैकेट ब्लैक और वाइट जैकेट पहने जाते हैं, उनको बोलते हैं टेक्साडॉक्स, टेक्साडोज। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है ये कि कैन यू प्लीज स्टॉप कंटिन्यूस कंप्लेनिंग अबाउट द स्टूडेंट्स शॉर्टकमिंग्स। तो इसमें जो हमें जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है वो है continuously complaining about the continuously complaining about। तो ग्रंटिंग, क्राइंग, विनिंग, जेस्टिंग, इन चारों में से
कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग अबाउट क्या होता है, तो वो होता है विनिंग। जो क्राइंग होता है ये तो होता है रोने से रिलेटेड। ओ, क्राइंग से। वीप से रिलेटेड होता है क्राइंग तो। जेस्टिंग जैसे कोई जेस्ट होता है, ये उससे रिलेटेड है। बाकी जो ग्रंटिंग जैसे कोई ग्रंट करता रहता है, जैसे कोई जानवर असम की आवाज निकालते रहते हैं, जब मन के अंदर अपने बार बार सेम रिपीटेशन करते रहते हैं, वो होता है ग्रंटिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो विनिंग तो दे ही रखा है, उसके अलावा है ग्रंटिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जो वन वर्ड ढूंढना है वो है मस्टी। तो मस्टी का मीनिंग इनमें से क्या होता है? द ओल्ड लाइब्रेरी हैड ए मस्टी स्मेल फ्रॉम ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। तो मस्टी का मीनिंग होता है स्टेल। स्टेल यानी ओल्ड या बासी हुई, या बासी, स्टेल मीन्स। और कैजुअल होता है रिलैक्स्ड एंड अनकॉन्सर्न। और फॉगी होता है फिल्ड और अबाउंडिंग विथ फॉग। जो फॉग से फिल्ड हो वो होता है फॉगी। फ्रेश होता है रिसेंटली मेड और ऑब्टेन्ड। जो रिसेंटली बना हो या प्राप्त हुआ वो होता है फ्रेश। और जो कैजुअल होता है वो होता है रिलैक्स और अनकॉन्सर्न। जो मस्टी होता है वो होता है स्टेल। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फोग ही हो सकता है थोड़ा बहुत, बाकी तो ये दो तो नॉर्मल है, फ्रेश एंड कैजुअल। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो ऐसी लैंड जो क्रॉप्स ग्रोन करने के लिए सुटेबल होती है वो होती है, उस लैंड को क्या बोलते हैं? तो वो लैंड होती है अरेबल, जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो कर सके, वो अरेबल लैंड होती है। तो इसमें फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, फर्स्ट के साथ में इसमें सेकंड भी इम्पोर्टेंट है, बेरन। बेरन होती है बंजर, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, एंटोनिम है। जो फ्रूटफुल है ये है प्रोड्यूसिंग मच फ्रूट। जो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस करने वाली होती है वो होती है फ्रूटफुल। जो रस्टिक होती है वो ये होता है कि जो दिखने में सिंपल और रस्टिक हो उसको बोलते हैं हम रस्टिक। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही है, अरेबल एंड बेरन। तो अरेबल तो जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सके, और जो बेरन होती है वो क्रॉप्स वहाँ पे नहीं होती है, बंजर बोलते हैं इसको हिंदी में। और जो अरेबल है उसको उपजाऊ बोलते हैं, कि जहाँ पे खेती की जा सके। और जहाँ पे ये बैरन है यहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, जो क्रॉप से ग्रो नहीं की जा सकती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये पूछ रहा है कि इस सरपेंट हैविंग मैनी हेड्स, कि ऐसा सांप जिसके बहुत सारे सिर हो, ग्रीक माइथोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं? तो जो ऐसा सरपेंट है जिसके मोर देन वन हेड्स है उसको ग्रीक माइथोलॉजी में बोलते हैं हाइड्रा। और ये हाइड्रा आपने नाम सुना होगा, जो एवेंजर्स की जो मूवीज है उसमें भी हाइड्रा ओ, हाँ एवेंजर्स में हाइड्रा से रिलेटेड बातें की जाती है। तो हाइड्रा के ये हाइड्रा प्रोजेक्ट चल रहा है। जो पाइथन होता है ये भी एक सरपेंट होता है, लेकिन ये जो पाइथन होता है इसमें खुद का जहर नहीं होता है, ये उसको कंस्ट्रक्ट करके अपने जो प्रे है या अपना शिकार है उसको मार देता है। जो कोबरा है ये भी एक काइंड का है, ये पॉइजनस है, जहरीला सांप है।
और जो ऐप ई ऑप्शन है, जो ई ऑप्शन है, ये कोरियन माइथोलॉजी का वेल्थ की गॉडेज है। कोरियन माइथोलॉजी में वेल्थ की गॉडेज, गॉडेज ऑफ वेल्थ एंड स्टोरेज, ये ऑप्शन है, वो है। तो जो ग्रीक माइथोलॉजी में जो मैन हेड्स वाला सरपेंट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रा। जो ग्रीक माइथोलॉजी में मैन हेड्स वाला सरपेंट है उसको बोलते हैं हाइड्रा। और जो पाइथन है ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो ये है कि ए पर्सन हु लव्स म्यूजिक, कि ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक को पसंद करता है। इसमें फाइल का मतलब, ये जितने भी नीचे चार ऑप्शंस है, फाइल का मतलब है इसमें लव। फाइल का मतलब है लव। जो फाइल है इसका मतलब है लव। तो अब इसमें जो एस्ट्रो है इसका मीनिंग है स्पेस से रिलेटेड, कि जहाँ पे स्टार्स और गैलेक्सीज की स्टडी की जाती है। जो क्रोमेट है, जो क्रोमेट होता है ये होता है हमारे कलर से रिलेटेड। और जो ये है स्पेस से रिलेटेड या अंतरिक्ष से रिलेटेड। जो मेलो है ये है म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड। जो डिस्को है, डिस्को है, तो वो जो डिस्क, जो सीडीज है, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स है, उसके रिलेटेड है डिस्को फाइल। जो सीडीज से, फोनोग्राफ, रिकॉर्ड से जो स्पेशलाइज्ड है उनसे कोई स्टडीज करता है या उनको पसंद करता है तो वो होता है डिस्को फाइल। तो जो हमारा क्वेश्चन है ए पर्सन हु लव्स म्यूजिक, ए पर्सन हु लव्स म्यूजिक, तो उसका जो आंसर है वो है मेलोफाइल, जो म्यूजिक को लव करता है। बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो सेकंड नंबर का है क्रोमेटोफिलिक। तो क्रोमेट का मीनिंग होता है कलर से रिलेटेड। और जो एस्ट्रोफाइल है ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये है कि सी इज़ प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग। तो यहाँ से है हमारे CGL की क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से। तो जो CGL वाले बंदे हैं वो इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि CGL में किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो बाकी एग्जाम्स के वो भी इस पे सेम फोकस रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी में आप सभी एग्जाम्स के मिक्सड क्वेश्चन होते हैं। बस किसी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेशन उन्हीं एग्जाम्स में होता है। बाकी जो CGL है इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेवल की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा, बाकी सेम रहते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं CGL का, जो ये है फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछ रखा है कि सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। तो मैनी कम, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है या जो दो से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है वो होता है मल्टीलिंगुअल। मल्टी का मतलब होता है मैनी। इसमें जो मल्टी दे रखा है इसका मतलब होता है मैनी। तो जो राइट आंसर इसका वो है मल्टीलिंगुअल, कि जो मोर देन, जो मैनी लैंग्वेजेस स्पीक कर सकता है वो होता है मल्टीलिंगुअल। तो जो बाकी इसके ऑप्शंस है, तो बाइलिंगुअल, बाई का मतलब होता है टू।
तो इसमें जो बाई है इसका मतलब है टू। तो बाई लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब है मीनिंग से ओ, लैंग्वेज से रिलेटेड है इसमें। जो लिंगुअल है वो है लैंग्वेज से रिलेटेड। लिंगुअल यानी लैंग्वेज। इसमें भी लिंगुअल है, इसमें भी लिंग्विस्टिक है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है ये लैंग्वेज से। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब है इसमें सिंगल। तो मोनोलिथिक और लिथ का मतलब होता है स्टोन। जो लिथिक का मतलब है वो है स्टोन। कि लिथिक मीन्स स्टोन, और मोनो का मतलब सिंगल। जो मोनोलिथिक होता है जो सिंगल स्टोन से बना हुआ है वो होता है मोनोलिथिक। जो है हेट्रो का मतलब है वो है डिफरेंट। तो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो जो हेट्रो लिंग्विस्टिक का मतलब है वो ये है कि परटेनिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करता है वो होता है हेट्रो लिंग्विस्टिक। जो बाइलिंगुअल होता है वो होता है टू लैंग्वेजेस को यूज करने वाला। तो इसमें जो बाई का मतलब होता है वो होता है टू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सीजीएल का सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। तो ऐसा कोई पर्सन जो किसी भी चीज़ के बारे में आर्ग्यू करने के लिए, जो किसी भी चीज़ के बारे में आर्ग्यू करना पसंद करता है या, तो वो होता है कंटेंटियस। तो कंटेंटियस का मन मीनिंग होता है ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। और जो रेटिसेंट का मतलब होता है इसमें ये इम्पोर्टेंट है बी। जो प्रीवियस है इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है अगर हम ये देखें तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बायलिंगुअल थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी मल्टीलिंगुअल तो, मल्टीलिंगुअल तो इसमें पूछ रखा है ये। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक कवर्ड इम्पोर्टेंट है। कवर्ड यानी जो डरपोक होता है या, इसमें तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो रेटिसेंट्स का मीनिंग होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो अपने फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में स्पीक करने से बचता है। अनविलिंग टू स्पीक अबाउट योर थॉट्स और फीलिंग्स। कोवर्ड का मतलब होता है पर्सन who is not brave is easily frightened और tries to avoid danger और difficulties। जो डरपोक होता है वो होता है कवर्ड। कवर्ड जो वेरेसियस होता है, जो ये ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं, और जो क्वेश्चन हमारा वो है कि ए पर्सन who likes to argue about anything। तो वो होता है कंटेंटियस, जो किसी भी चीज़ के बारे में आर्ग्यू कर सके, होता है कंटेंटियस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 है कि जो प्रीशियस स्टोन्स को मापने की जो इकाई है या यूनिट ऑफ वेट ऑफ प्रीशियस स्टोन्स वो क्या होती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो भी प्रीशियस स्टोन्स है उनको मापने की जो इकाई होती है वो होती है कैरेट। जैसे गोल्ड को कैरेट में मापते हैं, ये बोलते हैं कि जो 24 कैरेट है वो प्योर गोल्ड होता है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है।
तो इसमें प्योर क्या होता है? प्योर जो एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी हो टोटल, उसमें कुछ भी मिक्स ना हो, वो प्योर होता है। जो रियल या ओरिजिनल जो क्वालिटी होती है उसमें कुछ मिक्स ना किया गया हो। रिलायबल क्या होता है? रिलायबल वो होता है कि जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेट होता है करेक्ट, एग्जैक्ट और विदाउट एनी मिस्टेक, जो सही हो और बिना किसी मिस्टेक्स के हो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? इसमें तो ये एक ही इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ये क्लैरिटी, ये नॉलेज के लिए पूछा गया है। बाकी ये, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 18। और इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें पूछ रखा है कि वन who डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड। तो ऐसा कोई पर्सन जो चाहे उसके साथ गुड हो या बैड हो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा या नॉर्मल रहेगा हर सिचुएशन में, तो वो होता है स्टोइक। तो जो पर्सन्स, वैसे सभी को इसके जैसा ही होना, इसी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जो गुड थिंग्स है और बैड थिंग्स है वो सभी टेम्परेरी होती है, तो उनसे अपने को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो ओशो की फिलोसफी है वो ये बोलते हैं कि तुम अपने सोल के लेवल पे रहो, कि उसको ना तो किसी गुड से फर्क पड़ता है, ना किसी बैड से, ना किसी प्रेस से, ना किसी की हेट से, ना किसी के लव से, ना किसी की हेट से। तुम अपने सेल्फ से जो लव हो उसी से खुश रहो, अपने की जो सोल है उसी के बेस पे रहो, और किसी चीज़ से तुम्हें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये ओशो की फिलोसफी, तो सेम वही पूछ रखा है कि वन who डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, इसमें कि जो गुड और बैड से कोई रिस्पॉन्स ना देता हो या उसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ता हो, तो वो होता है स्टोइक। तो स्टोइक कौन होता है? स्टोइक वो होता है कि जो डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। तो इसमें जो बाकी के तीन ऑप्शन है, तो फोबिक का मीन्स होता है डर से रिलेटेड। फोबिक होता है डर, जैसे क्लास्ट्रोफोबिया। जो क्लास्ट्रो मीन्स जो कम स्पेस की चीज़ों से डर लगता है, जिसको क्लास्ट्रोफोबिक वो होता है। जिसमें साइनिक है, इसमें जो फियर या अवर्जन ऑफ समथिंग है वो होता है। तो जो सेप्टिक का मतलब क्या होता है? जो सेप्टिक का मतलब होता है ए पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, कि ऐसा कोई पर्सन जो इंक्लाइंड है क्वेश्चंस और डाउट्स के लिए, कि अबाउट एक्सेप्ट द ओपिनियंस, जैसे हमने कुछ ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर रखा है, जैसे कि जो बिल्ली है वो रास्ता काटती है तो कुछ ना कुछ गलत होता है, तो ये एक एक्सेप्टेड ओपिनियंस है। कि जो जो सेप्टिक पर्सन होता है वो इसको नहीं मानेगा, वो इसको क्वेश्चन करेगा, तो वो होता है सेप्टिक। अब हम देखते हैं साइनिक। तो सैनिक है, सैनिक, तो इसमें ये पूछ, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई पर्सन ये बिलीव करता है कि जो सभी पर्सन है, सभी लोग हैं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही, तो इसका जो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो ये है कि ए पर्सन वो बिलीव्स दैट पीपल्स आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन एक्टिंग फॉर ऑनरेबल और अनसेल्फिश रीजंस, कि जो पर्सन्स है वो सेल्फिश रीजंस के लिए मोटिवेटेड है, बाकी वो अदर रीजंस के लिए, अनसेल्फिश रीजंस के लिए नहीं रहते मोटिवेटेड। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है एक तो फोबिक, क्योंकि इससे फोबिक से बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स आगे आएंगे या पूछे जाते हैं, जैसे क्लास्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। जो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रा में वा हाइड्रो है वो वाटर से रिलेटेड है, फोबिक में डर से रिलेटेड है, तो जिसको वाटर से डर लगता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90।
तो जो क्वेश्चन नंबर 90 है वो ये पूछ रखा है कि मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, कि जो मोरबिड कंपल्सन है अल्कोहल कंज्यूम करने की कंटिन्यूसली, उसको क्या बोलते हैं? अगर सिंगल वर्ड में बोले तो उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। मैनिया का मतलब होता है, तो डिप्सोमेनिया क्या होता है कि जो मोरबिड किसी को ऐसा अर्ज हो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कि मुझे ये करना ही है या मुझे ये लेना ही है, तो मोरबिड कंपल्सन जैसे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो किसी की कंज्यूम अल्कोहल करने की और वो भी रेगुलरली, तो उसको बोलते हैं डिप्सोमनिया। तो जिसका ये सेट्रोमीनिया है, ये है हमारे, अगर किसी पर्सन को सेक्स की अनकंट्रोलेबल डिजायर है तो उसको बोलते हैं सेट्रोमीनिया। जो मैनियक है, तो मैनियक वो होता है, ये थोड़ा मैड से रिलेटेड है, जो मैनियक है वो, इसका मीनिंग मैड से संबंधित ही है। जिसमें भी मैनियक जुड़ जाए उसका मतलब वो उस चीज़ के लिए एक्सेसिव एग्रेसिव है। तो जो क्लेप्टोमेनिया है, तो क्लेप्टोमेनिया में जो क्लेप्ट है इसका मीनिंग होता है स्टील से या चोरी से। तो जो जिसको चोरी करने की स्टील करने की अर्ज हो वो होता है क्लेप्टोमेनियक। जो मैनियक होता है जिसका बिहेवियर एक्सट्रीमली वाइल्ड और वोलेंट हो वो होता है क्लेप्टोमेनिक। तो इसमें से इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और डिप्सोमेनिया तो क्वेश्चन में पूछ रखा है। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि द क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन ए वे दैट दे कांट बी रीच्ड। तो ऐसी थिंग्स जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, तो द कांट बी रीच्ड, जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, तो वो होती है इनएक्सेसिबल होती है, कि जहाँ पे पहुँच नहीं सकते वो इनएक्सेसिबल होती है। और जहाँ पे पहुँच सकते हैं वो होती है एक्सेसिबल। तो जहाँ पे रीच नहीं किया, पहुँच नहीं सकते, वो होती है आर इनएक्सेसिबल। आर अफोर्डेबल, जो हमारे लिए उपलब्ध हो। जो अनअफोर्डेबल होती है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं होती। जो इरेप्रेसिबल होती है वो होती है जिनको कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता। इरेप्रेसिबल वो होती है जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सके। इरेप्रेसिबल इरेप्रेसिबल वो होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सके। इरेप्रेसिबल वो होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आरफेबल वो होती है जो फ्रेंडली और गुड नेचर और या इजी टू टॉक हो। जो फ्रेंडली हो, गुड नेचर्ड हो या इजी टू टॉक हो। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें ये पूछा है कि एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल्स टू रिमेन इंडोर्स, कि जो ऐसा कानून कि जो लोगों को अपने घर के अंदर रहने की लिए प्रतिबंधित करे या उनको घर के अंदर रहने के लिए ऑर्डर्स दे दे कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कर्फ्यू। रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कुछ रोक टोक लगाना किसी को कहीं पे जाने के लिए। जो ऑफिशियल लिमिट्स और कंट्रोल्स ऑन व्हाट पीपल्स और कंपनीज आर अलाउड टू और ऑन व्हाट कैन हैपन, तो वो होता है रेस्ट्रिक्शंस। लिमिट्स होते हैं कि एक पॉइंट जैसे जहाँ तक हम किस काम को कर सकते हैं या उससे उस पॉइंट से उस लिमिट से आगे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो रोड्स होती है उन पे ये लिखा होता है कि जो इस व्हीकल के लिए इतनी स्पीड लिमिट है, तो वहाँ तक तो हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो वो हमारे लिए भी रिस्क है, दूसरों के लिए भी रिस्क है, तथा जो गवर्नमेंट है वो हमारे को उस पर पेनल्टी भी फाइन कर सकती है। तो जो चेक इन है, जो चेक इन का मतलब है अराइव एंड रजिस्टर एट ए होटल और एयरपोर्ट, कि जहाँ पे हम पहुँचते हैं और वहाँ पे रजिस्टर करते हैं होटल या एयरपोर्ट पे, तो उसको बोलते हैं चेक इन। तो किसी होटल या एयरपोर्ट पे हम पहुँच के रजिस्टर करते हैं उसको बोलते हैं चेक इन। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये कि जो फ्लावर्स को कट और अरेंज करता है सेल करने के लिए, जैसे जो बुकेज वगैरह बना के देता है,
जो सड़कों पे जिनकी ये फ्लोरिस्ट की दुकानें लगी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट बोलते हैं उसको। तो गार्डनर कौन सा होता है फिर, जो जिसका थर्ड ऑप्शन है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गार्डनर वो होता है जो गार्डन के अंदर फ्लावर्स या सब्जियां वगैरह जो भी कुछ उगाते हैं, जो गार्डन को मैनेज करता है, वो होता है गार्डनर। तो बोटनिस्ट कौन सा होता है? तो बोटनिस्ट वो होता है, इसमें बोटनी जो अपने बायोलॉजी में सब्जेक्ट भी होती है, तो जो प्लांट्स की स्टडी करता है वो होता है बोटनिस्ट। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स वो होता है बोटनिस्ट। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो कौन होता है? तो हॉर्टिकल्चर मीन्स जो बहुत सारे प्लांट्स उगाता है, वो स्टडीज और ग्रोज गार्डन प्लांट्स। ये जो गार्डन प्लांट्स को ग्रो करता है वो होता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें ये गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स है, इसमें गवर्नमेंट के फॉर्म पूछ रखा है। तो इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, कि जो सेल्फ के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही हो, ऑटो। जो ब्यूरो का मतलब होता है हायर ऑफिशियल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है। और क्रेसी का मीन्स होता है रूल। क्रेसी का मीन्स है वो है रूल। और आर्की का मीन्स भी है रूल ही। आर्की एंड क्रेसी का मीन्स है रूल। और प्लूटो का मीन्स होता है जब पैसे वाले लोग अगर गवर्नमेंट चलाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और मोनार्की का मीन्स होता है जहाँ पे एक पर्सन, या जैसे राजा, मोनार्क, जहाँ पे एक राजा होता है उसके अंडर गवर्नमेंट चलती है तो उसको बोलते हैं मोनार्क। तो इसके जो ये चारों ऑप्शंस इम्पोर्टेंट है। अगर इसके इम्पोर्टेंट की देखें तो इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, जिसमें ऑटोक्रेसी भी है, प्लूटोक्रेसी भी है। तो इसके चार ऑप्शंस इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 24। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो ये है कि एन ओपन इमेजिनरी पैलेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, कि ऐसी एक काल्पनिक दुनिया जिसकी जगह जहाँ पे, या सिचुएशन जहाँ पे हैप्पीनेस एंड वो परफेक्शन है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूटोपिया, बोलते हैं उसको यूटोपिया। तो यूटोपिया होता है एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, कि जहाँ पे परफेक्शन और हैप्पीनेस की कोई लिमिट ही ना हो, कि वो ऐसी काल्पनिक जगह हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूटोपिया। अब जो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, इन्फेर्नो। तो इन्फेर्नो प्लेस होता है जहाँ पे a large fire that is dangerously and out of control, कि इन्फेर्नो वो पैलेस होता है जहाँ पे जो फायर होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और लार्ज एरिया में होती है। तो इसमें जो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो डायस्टोपिया। तो वो क्या होता है? तो डायस्टोपिया वो होता है, तो इसके इम्पोर्टेंट मान लेते हैं इसको, कि एन इमेजिन्ड वर्ल्ड और सोसाइटी इन विच पीपल्स लीड रेज्ड डिह्यूमनाइज्ड फियरफुल लाइफ्स, कि डायस्टोपिया वो होता है कि जहाँ पे जो लोग हैं डिह्यूमनाइज्ड लाइफ, जहाँ पे जो ह्यूमंस की तरह लाइफ नहीं जी रहे या डरे हुए लाइफ जी रहे, उसको बोलते हैं डायस्टोपिया। लेकिन ये है इम्पोर्टेंट जो इसका डी है वो। तो ये क्या होता है? यूफोरिया, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। तो इससे रिलेटेड यूफोरिया के नाम से तो जो मूवीज भी बनी हुई है, कि जो इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट हो। तो आज का हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 25। और इसके बारे में आपको पहले अभी बताया हूँ कुछ क्वेश्चंस पहले, कि जो फोबिया का मतलब होता है, ये फोबिया का मतलब होता है डर। तो जो क्वेश्चन ये है कि फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, ये जो क्लोज्ड स्पेसेस का फियर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, जो मैं सेम एक्सप्लेन किया हूँ पहले,
कि जो क्लास्ट्रोफोबिया है वो होता है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। कि जो क्लोज स्पेसेस से रिलेटेड जो फोबिया होता है उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। जो फोटोफोबिया है, तो फोटो में जो फोटो का मीनिंग है वो है लाइट से। जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है तो प्रकाश या लाइट की उपस्थिति में होता है। जो एग्रो है, एग्रो का मीन है कि फियर ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड बीइंग इन पब्लिक प्लेसेज। जो कोई पर्सन है तो उसको पब्लिक प्लेस पे या बाहर जाने का जो डर लगता है उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। तो जो ओप्टोफोबिया है उसका मतलब होता है फियर ऑफ ओपनिंग वन साइज। कि किसी की आंखें खुलने का डर लगता हो किसी को कि तो उसको बोलते हैं ओप्टोफोबिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं एंड। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 26 से 50 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास होगी। और आपको ये कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो हमारे यूट्यूब चैनल है वो है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो है ओमेडू। जहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड करंट अफेयर एनालिसिस भी डाल रखा हूँ जिसके साथ वीडियो है। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और जो ये चैनल है ओमेडू, इसको आप देख सकते हो कि अपने प्रिपरेशन के लिए कि ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है। तो मिलते हैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट क्लास, जिसमें सीजीएल की क्वेश्चन होंगी आने वाली 2 से 3 क्लासों के अंदर। और जो ये बुक है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ जहाँ से जाके आप ये बुक को परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू एंड बाय।